चलो वेलकम अगेन फ्रेंड्स। मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर ले, जिससे आपके मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें तथा ये वीडियो शेयर भी करें। और यदि आपको इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में हम क्रमचय संचय के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो देख रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि वे एक बहिर्मुख बहुकोण के 54 विकर्ण है तो उसकी कितने शीर्ष बिंदु है। क्या दिया है? एक बहिर्मुख बहुकोण में 54 विकर्ण है। कितने विकर्ण है? 54। तो हमने सूत्र जानते हैं कि भी n शीर्ष बिंदु वाले बहुकोण में किसी भी दो को जोड़ो तो क्या मिलेगा? विकर्ण प्लस भुजा मिलेगी। भुजा यानी शीर्ष बिंदु की संख्या, बरोबर। तो यानी अब आपके पास सूत्र है कि वे NC2, क्या फॉर्मूला है? NC2 इज इक्वल टू विकर्ण प्लस भुजा। भुजा यानी शीर्ष बिंदु भी कह सकते हो। ये आपको ढूंढना है शीर्ष बिंदु। विकर्ण जानते रख देंगे तो इसको सूत्र का कर्ता बना देंगे, बराबर। तो आपके पास यानी ये भुजा आपने मान लो कि n है तो ये NC2 यानी n-1/2 विकर्ण 54, भुजा आपने मान लिए n भुजा वाले या तो n शीर्ष बिंदु वाला बहुकोण है। अब ये दो सामने गुणा हो जाएगा तो n इंटू n-1 इज इक्वल टू 54 इंटू 2 प्लस 2n। ये कोष्टक छोड़ा तो n स्क्वायर माइनस n और ये 2n इस तरफ आएगा तो माइनस 2n और ये कितना हो जाएगा? 108। 108 इस तरफ आया तो माइनस 108 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 बराबर 0 हो गया। अब आपको 108 के दो भाग करने होंगे। कितने? तो 108 के दो भाग 12 और 9, तो यानी n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 9n माइनस 108 बराबर 0। तो n इंटू n माइनस 12 प्लस 9 इंटू n माइनस 12 बराबर 0। तो n माइनस 12 बराबर 0, n प्लस 9 बराबर 0, n बराबर 12 और n बराबर माइनस 9 डज नॉट बिलोंग्स टू n। यानी 12 शीर्ष बिंदु वाले बहुकोण में विकर्ण कितने हो गए? 54 हो गए। अब अपने ऐसा ही एक सवाल देखते हैं। एक 10 भुज के विकर्णों की संख्या कितनी है? अरो 10 भुजा वाले यानी n बराबर 10 दिया है और विकर्णों की संख्या पूछे तो यही फॉर्मूला लगा दो कि भाई NC2 बराबर विकर्ण प्लस शीर्ष बिंदु या तो भुजा भी कह सकते हो, यानी ये n ही है। तो NC2 यानी ये 10C2 बराबर विकर्ण और यहाँ पे आएगा 10। तो विकर्ण बराबर 10C2 यानी 10 9/2, ये प्लस 10 इस तरफ आया माइनस ये 45 माइनस 10 तो कितना आया? 35। तो इसमें विकर्ण की संख्या कितनी होगी? 35। यानी आपको विकर्ण दे तो भुजा या तो शीर्ष बिंदु पूछने को कहा है, भुजा या तो शीर्ष बिंदु दिए होंगे तब आपको विकर्ण ढूंढने को होंगे। अब आगे का क्वेश्चन अपने देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में दिए 5 स्वर है A-E-I-O-U में से किसी भी स्वर का कम से कम 3 बार पुनरावर्तन हो ऐसे 4 स्वर वाले कितने शब्द बनेंगे? बराबर। ये 5 स्वर आपके पास दिए A-E-I-O-U, ये 5 स्वर है जिसमें आपको कहा है कि कम से कम 3 बार एक स्वर का कम से कम 3 बार पुनरावर्तन हो।
तो ऐसे 4 स्वर वाले कितने शब्द बनेंगे? तो अपने क्या करते हैं, कोई भी एक स्वर की गणना कर देते हैं, इसी तरह बाकी के स्वरों की गणना होगी, यानी एक स्वर की गणना करके बाकी के इसी तरह होगा, वो उसका आंसर लिख देंगे। तो अपने स्वर एक की गणना करते हैं, जैसे स्वर एक की गणना होगी, जैसे ई की होगी, आई की होगी, ओ की होगी, यू की होगी। क्लियर? अब आपके पास कहा है कम से कम 3 बार कहा है, यानी 3 स्थान पर ये हो या तो 4 स्थान, तो 4 स्थान पर हो, पहले 3 स्थान की बात करें तो ये 3 स्थान पर है और 4 मूल अक्षर वाला चाहिए, 1 2 3 और 4। इसी तरह यहाँ पे देखो 3 4 4 4, तो चारों में पहले एक एक पोजीशन पे ये रख दो, 4 पोजीशन पे होगा, तो पहली दूसरी तीसरी यानी लास्ट खाली है, अब लास्ट से सेकंड खाली, ये हो गया। क्या कहा था, कोई भी एक स्वर कम से कम 3, तो मैंने बराबर 3 बार ये आता है ऐसे रख दिया। अब जो बाकी बचा स्थान है उसमें ये बाकी के जो 4 स्वर है वो 4 में से कोई भी एक आएगा, कौन से, ई आई ओ यू में से कोई भी, तो ये होगा 4, ये 4, ये 4, ये 4, तो इसके 4 हो गए प्रकार, इसके 4, इसके 4 और इसके 4, तो टोटल 4 4 8 4 12 4 16 हो गए। क्लियर? 16 हो गए। और इसके बाद आपके पास चारों स्थान पर ए हो, चारों स्थान पर ए हो, यानी अब आएगा चारों स्थान पर ए हो, तो ऐसा तो एक ही प्रकार, वैसे गणना लिखने तो 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, ये 4, ये 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल एक ही होता है, यानी ये क्या हो गया, एक। तो यहाँ पे हमने स्वर एक की गणना कितनी कर ली, यानी ए से कितने शब्द बनेंगे, यानी एक कम से कम 3 बार आता हो, ऐसे 4 अक्षर वाले कितने शब्द बनते हैं वो हमने लिया। तो स्वर ए कम से कम 3 बार आता हो, ऐसे 4 अक्षर वाले कुल शब्द, तो बराबर 3 बार ए और प्लस 4 बार ए, तो 3 बार ए का आंसर कितना है, 16 है, तो यहाँ पे 16 और बराबर 1, तो यहाँ पे तो 16 और 1 17 हो गया। अब सर ये 5 स्वर में से कम से कम एक स्वर 3 बार हो, 3 बार आता हो, ऐसे 4 अक्षर वाले कुल शब्द, तो बराबर ये स्वर कितने हैं, 5, तो 5 गुणा एक की गणना, तो हमने एक ही गणना तो ये कर रही कितनी है, 17, तो 5 गुणा 17, तो कितना हो गया, 85 हो गया। क्लियर होगी जी? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भाई एक स्नेह मिल समारोह में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कुल 105 बार हाथ मिलाते हैं, तो समारोह में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो आपके पास क्या करना है कि भाई एक समारोह में एक दूसरे से व्यक्ति हाथ मिला रहे 105 बार, तो कितनी व्यक्ति होगी, तो अपने मान लो कि व्यक्ति n है। एग्जाम्पल में देखते हैं, माना कि समारोह में n व्यक्ति है। अब व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पे एक दूसरे को हाथ मिला दे,
तो हाथ मिलाने के लिए क्या होना चाहिए, दो व्यक्तियों की तो जरूरत होती है। दो व्यक्ति एक दूसरे को मिलते तो ही क्या होगा, शेक हैंड यानी हाथ मिलाते हैं। तो यानी आपने क्या कर दे, एन में से दो का चयन बराबर हाथ मिलाने के प्रकार। दो व्यक्ति एक दूसरे को हाथ मिलाते यानी ये क्या हो गया, हाथ मिलाने के प्रकार हुए। तो यानी यहाँ पे हाथ मिलाने के कुल प्रकार कितने दिए, 105। तो यानी दिया 105 बराबर एन व्यक्ति में से दो व्यक्ति। हेलो, तो 105 बराबर होता है NC2। तो NC2 यानी n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 105। तो n इंटू n माइनस 1 बराबर, ये दो सामने जाएगा तो कितना हो जाएगा 210। अब 210 के ऐसे अपने दो क्रमिक भाग कर लो कि जिससे आपका आंसर तुरंत मिले, क्योंकि n इंटू n माइनस 1। तो देखो 210 दो क्रमिक भाग कर रहे हैं तो 210 यानी 21 गुणा 10, ये 7 या 21 और ये 5 दूनी 10। अब देखो क्रम में संख्या कौन बन रही है, हाँ ये बनी, ये 15 और ये 14। तो n इंटू n माइनस 1 बराबर 5 या 15 और 7 दूनी 14, तुलना कर दो तो n बराबर 15। तो समारोह में 15 व्यक्ति एक दूसरे को हाथ मिलाएंगे, वो हाथ मिलाने के प्रकार आपके पास कितने बनेंगे, 105 बनेंगे। अब आगे का सवाल देखते हैं। आगे के सवाल में कहा है, एक गोल डाइनिंग टेबल पर 7 व्यक्ति को खाने के लिए खाली जगह प्रकार से बैठा सकते हैं। यानी गोल डाइनिंग पर बिठाने के प्रकार यानी वृत्ताकार गणना है। तो वृत्ताकार का तो अपने पास सूत्र है, तो देखो n व्यक्ति को, सॉरी n का 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति को वृत्ताकार टेबल बैठाने के प्रकार बराबर क्या होगा, 7 माइनस 1 फैक्टर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है n माइनस 1 फैक्टर। तो 7 माइनस 1 फैक्टर यानी 6 फैक्टर यानी 720। अब अपने थोड़ा छोटा सा एक टॉपिक देखते हैं, क्योंकि वो MCQ या के लिए आपको टॉपिक समझना जरूरी। तो एक तो आपके पास कि भाई NCR और NCR का मूल्य जैसे R बढ़ता है वैसे शुरुआत में NCR का मूल्य बढ़ता चलता है, और कुछ पदों के बाद R का मूल्य बढ़ता है तब NCR का मूल्य क्या हो रहा है, कम होता चलता है। तो वो क्या चीज है वो देखो। तो जैसे कि अपने पास सिंपल सा मैं देखो 5C की बात करो, देखो 5C 0 तो 5 होता है 1, 5C 1 की गणना करो 5, 5C 2 10 होगा, 5C 3 भी 10 होगा, 5C 4 5 होगा और 5C 5 1 होगा। तो देखो ये 1 हुआ, फिर 5, फिर 10, फिर 10, फिर देखो कम होता चला गया। यानी NCR में जैसे R बढ़ता है तब तक आपके पास NCR का मूल्य बढ़ता है, और बाद में NCR का मूल्य R बढ़ता है वैसे कम होता चलता है। तो जहां बढ़ता है तो ये आपके पास देखो ये 10 है, ये NCR का महत्तम मूल्य है। क्या है, NCR का महत्तम। तो जब तक NCR का महत्तम मूल्य जहां महत्तम होता है वहां तक NCR का मूल्य क्या होगा, बढ़ता रहेगा, और उसके बाद NCR का मूल्य कम होता है। तो अभी NCR का मूल्य कब महत्तम होता है वो देखते हैं। तो देखो अब अपने पास है NCR का महत्तम मूल्य, तो यानी NCR का महत्तम मूल्य कब होता है, यदि n सम हो तो R बराबर n/2 के लिए NCR महत्तम
होगा। या n सम संख्या हो तब r बराबर n/2 के लिए NCR महत्तम होगा, और n विषम हो तो r बराबर n-1/2 एंड r बराबर n+1/2 के लिए NCR महत्तम होगा। क्लियर? और ये दोनों के आगे वैल्यू क्या होगा, तथा दोनों मान समान होंगे। दोनों के मान समान होंगे। तो देखो ये सवाल था आपने, ये 5C05 से, तो उसमें n क्या है 5, यहाँ पे रखो 5 - 1 4, 4/2 2, तो r बराबर 2। तो देखो ये रहा आपका r बराबर 2, और यहाँ पे रखा 5 + 1 6, 6/2, तो कितना हो जाएगा 3। तो ये रहा 3। तो ये दोनों के आगे NCR का मूल्य महत्तम होगा, कितना होगा, तो देखो सेम है, यानी ना दोनों का मान समान होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखते हैं कि भाई NCR में शुरुआत में R बढ़ता हो तब NCR का मूल्य बढ़ता है, और NCR के महत्तम मान के बाद R बढ़ता हो तब NCR का मान घटता है। करो तो NCR में शुरुआत में R बढ़ता है तब NCR का मूल्य बढ़ता है, और NCR के महत्तम मान के बाद R बढ़ता हो तब NCR का मान घटता है। अब पीछे का भाग एक बार याद नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि आपको इतना याद रखना R बढ़ता है तब NCR का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। और अपने जानते हैं कि भाई R का मूल्य n के आधे से बड़ा हो तो अपने क्या करते हैं, ये सूत्र का उपयोग कर लेते हैं कि भाई NCR बराबर NC n-r। इसका उपयोग कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पहली लाइन तक कन्वर्ट हो जाएगा कि भाई NCR में शुरुआत में R बढ़ता हो तब NCR का मूल्य बढ़ता है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अब इसके अपने एक दो उदाहरण देखते हैं तो आपको इसके टॉपिक को जल्दी समझ में आ जाएगा। सवाल दिए हैं 100 या महत्तम हो तो R। तो अभी हमने देखा था कि n सम हो तो महत्तम मूल्य R के किसके आगे मिलेगा, n विषम हो तो R बराबर कितने के आगे महत्तम मूल्य। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, n बराबर 100, यानी ये कैसी संख्या है, सम। तो R बराबर क्या आएगा, n/2, तो 100/2 यानी 50। तो R बराबर 50 के आगे 100 महत्तम है। अब नेक्स्ट है 77 CR। तो यहाँ पे n कैसी है, विषम संख्या, तो n बराबर 77 विषम, तो R बराबर n-1/2, तो 77 - 1/2 तो कितना हो जाएगा 76/2, तो 76/2 तो कितना हो जाएगा 38। और इसी तरह R बराबर n+1/2, तो 77 + 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 78/2, तो कितना हो गया 39। तो यानी 38 और 39 के आगे 77 CR का मूल्य क्या होगा, महत्तम। तो देयरफॉर R बराबर 38 या तो 39 के आगे 77 CR महत्तम है।
क्लियर। अब आगे देखो, ये दिए हैं 33C 10, खाली जगह 33C 8। तो ये खाली जगह यानी दोनों में कौन बड़ा, तो अपनी परिभाषा क्या दी कि आर का मूल्य महत्तम हो तब तक क्या होगा, एंड जैसे आर बढ़ता है वैसे एन से आर बढ़ा। अब 33 है, 33 का आधा 32 होता है, तो ये 32 से दोनों वैल्यू कैसी है, छोटी है। तो जिसका आर बढ़ा वो बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे 10 और 8 है, तो कौन बड़ा होगा, 10। तो ये 33 से 10 की वैल्यू बड़ी होगी, तो ये इसका आंसर होगी। अब आगे 50C 45, खाली जगह 50C 40। तो देखो 50 का आधा कितना होता है, 25। तो अब दूसरी परिभाषा आपने याद नहीं है, तो आपने क्या करो, यहाँ पे वो डेफिनेशन लगा दो, एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर। फिर 50C 45 है, तो लिख दो 50C 5, और यहाँ लिख दो 50C 10। तो देखो अब ये दोनों वैल्यू ऊपर जैसे हो गया सवाल, तो अब ये दोनों में किसका आर बड़ा है, ये इसका, ये यहाँ पे 10 है और यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी, तो ये ग्रेटर देन होगी। अब एक ऐसा एक खाली जगह का है कि 0 से खाली जगह के बीच में आर बढ़े, ऐसे एनसीआर बढ़ता है। अब ये सब एमसीक्यू फॉर्म में है, यहाँ पे एन सम है कि विषम, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो आपका आंसर क्या आ सकता है, आर बराबर n/2 भी हो सकता है, आर बराबर n-1/2 भी हो सकता है, आर बराबर n+1/2 भी हो सकता है। तो ये तीनों का शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, तो यहां लिख सकते हो बॉक्स में n/2। बॉक्स यानी पूर्णांक भाग फलन, जो आप तीसरा पार्ट जो संबंध और फलन का था उसमें आपने पढ़ा होगा, सॉरी तीसरा का दूसरे पार्ट में फलन का चैप्टर था, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि भाई पूर्णांक भाग फलन क्या है। तो 0 से बॉक्स n/2 के बीच में आर बढ़े वैसे एनसीआर बढ़ता है, यानी ये सम हो कि भी सम, उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गई चीज। दूसरा और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं कि भाई आपके पास है कि n फैक्टोरियल में आती अविभाज्य संख्या p का महत्तम घातांक बराबर बॉक्स में n/p, बॉक्स में n/p², बॉक्स में n/p³ डॉट डॉट डॉट। बॉक्स यानी पूर्णांक भाग फलन, यानी n फैक्टोरियल में आते अविभाज्य संख्या p का महत्तम घातांक। यानी ये कहना क्या चाहता है, जैसे कि आपके पास देखो ये 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। अब ये 4 है, उसके गुणनखंड निकलेंगे, 6 के भी गुणनखंड, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 5, 6 यानी 3 गुणा 2, तो 1 का कोई मतलब। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4, और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 का वर्ग, और 5 एक ही बार। तो यानी 6 फैक्टोरियल में अविभाज्य संख्या 2 3 5 है, तो 6 फैक्टोरियल में अविभाज्य संख्या 2 का महत्तम घातांक कितना है, 4। इसी तरह 6 फैक्टोरियल में अविभाज्य संख्या 3 का महत्तम घातांक 2, और 6 फैक्टोरियल में अविभाज्य संख्या 5 का महत्तम घातांक कितना होगा, 1। तो ये गणना के, अब ऐसी गणना करे बगैर आपको आंसर देना है तो इस फॉर्मूला का उपयोग करना। दूसरा एक चीज और है कि भाई n फैक्टोरियल में आते शून्य की संख्या, यानी n फैक्टोरियल का आंसर होता है उसमें कितने शून्य आएंगे। जैसे अपने जानते हैं 5 फैक्टोरियल तो कितना होता है 120, यानी 1 शून्य है, कितना है 1 शून्य। तो ऐसा कोई भी n फैक्टोरियल में आते शून्यों की संख्या बराबर होता है n फैक्टोरियल में आती है n फैक्टोरियल में अविभाज्य संख्या 5 का महत्तम घातांक। क्लियर। तो आपका ये आंसर मिल जाएगा भाई कितने इसमें शून्य मिलेंगे, वो आपका आंसर मिलेगा। अब देखो सवाल देख लेते दोनों के एक एक। तो देखो पहले देखते हैं 25 फैक्टोरियल में 5 का महत्तम घातांक
ज्ञात करो। क्या सवाल है? ये सवाल है कि 25 फैक्टोरियल में 5 का महत्तम घातांक ज्ञात करें। तो 5 का महत्तम घातांक आएगा 25 बटे n बराबर p बराबर 5, तो 25 बटे 5 और 25 बटे 5 का स्क्वायर। अब आगे नहीं आया, 25 बटे 5 का क्यूब, तो 0 पॉइंट आएगा तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए तो पाया 25 या 5, 25 बाई 25 1, तो 5 का महत्तम घातांक 4। इसमें 3 का ढूंढना हो तो भी ढूंढ लेते। चलो 25 फैक्टोरियल में 5 एंड 3 का महत्तम घातांक। तो देखो 3 का महत्तम घातांक तो 25 बटे 3, 25 बटे 3 का स्क्वायर और 25 बटे 3 का क्यूब। ये 3 का क्यूब 27, आगे नहीं बढ़। अभी भाग चलाओ, 3 से भाग चलाओ तो अपने जानते हैं कि भाई 7 तिया 21, 8 तिया 24, और 8 से भाग चले 8 तिया 24, यानी 24 बाद में क्या आएगा 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 8 पॉइंट। भाग चलाओगे तो क्या होगा 8 पॉइंट कुछ आएगा। ये हो गया 9, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 27 हो जाए, तो 9 दूनी 18, 2 पॉइंट आएगा, इसलिए इसका आंसर लिख दो 2। और ये 25 बटे 27 नीचे बड़ी वैल्यू ये तो 0, तो आंसर आया 10। यानी 25 फैक्टोरियल में 3 की घात कितनी आएगी 10, और 25 फैक्टोरियल में 5 की घात कितनी आएगी 6 आएगी। अब ये शून्य वाला एक सवाल देख लो कि भाई 52 फैक्टोरियल में अरो कितने शून्य आते हैं। अरो देखो 52 फैक्टोरियल में कितने शून्य आते हैं। Therefore 52 फैक्टोरियल में आते शून्य, यानी क्या हो गया कि भाई 52 फैक्टोरियल में 5 का महत्तम घातांक, तो यानी लिखा जाएगा 52 बटे 5, 52 बटे 5 का स्क्वायर और 52 बटे 5 का क्यूब। ये तो 0 जाए, बड़ी हो जाएगी। अब 52 बटे 5 करोगे आप तो आपके पास जानते हो कि 10 पंचे 50, 50 प्लस 2 ही है तो पॉइंट में आएगा। 10 पंचे 50 यानी 10, ये 5 का होगा यानी 25, 25 दूनी 50, बाद में पॉइंट आएगा, तो 5 25 दूनी 50 यानी 2, ये 0, तो कितना हो गया 12। देयरफॉर 52 फैक्टोरियल में आते शून्यों की संख्या बराबर कितनी आएगी 12 आएगी। क्लियर हो गया। तो ये आपका अब ये क्रमचय संचय का टॉपिक अपने यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।